Hello students, welcome to the online engineering classes. My name is Saurabh Mahajan and I am starting electronic devices and circuit for the upcoming GATE exam, engineering services exam and public sector exams. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट जो है हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है। अभी गेट एग्जाम के रिसेंट ट्रेंड देखा जाए, हर साल एक नया क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट पे इस जो हमारे सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्रिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है। आप अगर रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस के एग्जाम के क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होंगे गेट में, वो बिल्कुल ही अभी डिफरेंट वे से पूछा जा रहा है, डिटेल में पूछा जा रहा है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपेयर टू द जो आज से 5-7 साल पहले पूछा जाता था। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत क्रिटिकल बन चुका है फॉर द स्टूडेंट्स जिनको गेट का एग्ज़ाम देना है। ओके, अगर मैं अदर एग्जाम की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव और एज वेल एज सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास इसका जो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है अभी भी वैसा ही है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईडीसी से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट से। तो अभी भी उनका ट्रेंड जो है वो पुराना ही है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पहले पूछे जाते हैं। एंड इवन फॉर द पब्लिक सेक्टर एग्जाम, फॉर द पब्लिक सेक्टर एग्जाम आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, जो PSU जो अलग से पेपर कंडक्ट करता है जैसे इसरो हो, तो वो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन ही पूछता है। वो प्रीवियस ईयर गेट के ही क्वेश्चन पूछता है। गेट के बहुत पुराने क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं EDC से। ओके, तो आपको अगर आप इस सब्जेक्ट को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम जो है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का होगा उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिकॉज गेट में इसका क्वेश्चन अभी पहले जैसे नहीं पूछे जाते हैं, डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेट करके पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो पहले तो मैं वेटेज की बात करता हूँ, EDC का वेटेज की बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं गेट एग्जाम की बात करता हूं EDC के लिए। ओके, गेट एग्जाम की बात करता हूं EDC में। ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के बीच में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 to 10 मार्क्स। ओके, कुछ जो एनालिसिस करने वाले ये बोलते हैं कि इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन VLSI पे पूछे जाते हैं। बट मैं VLSI का पार्ट जो अलग से नहीं लूँगा। ओके, VLSI वाला पार्ट जो है उसको अलग से नहीं लूँगा, बिकॉज VLSI ऐसा कोई सब्जेक्ट जो है वो गेट में अभी तक लिखा नहीं हुआ कि ये VLSI का पार्ट है। ओके, बट येस, हाँ, कुछ ऐसे जो टॉपिक है जो VLSI से रिलेट करके पूछा जाता है तो वो भी EDC में ही आते हैं। तो मैं उनको जोड़ के ये बता रहा हूँ, 8 to 10 मार्क्स का इसका हमारे पास वेटेज है गेट एग्जाम में। ओके, ये एवरेज मार्क्स है। और अगर मैं UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के बात करूं, तो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में हमारे पास इसका जो वेटेज है, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसका वेटेज जो है 25 से 30 मार्क्स का, 25 से 30 मार्क्स का। किस केस में? हमारे पास जब ऑब्जेक्टिव का पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर में। ओके, ऑब्जेक्टिव के पेपर में इसका वेटेज इतना है। और अगर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल पेपर की बात करूं तो कन्वेंशनल पेपर में इसका वेटेज जो है वो 40 to 50 मार्क्स का, 40 to 50 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर। बिकॉज जो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारे पास सब्जेक्टिव मीन्स की कन्वेंशनल पेपर, उसमें जो है वो EDC से ज़्यादा वो एनालॉग पे ज़्यादा जोर देते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। ओके, EDC से ज़्यादा एनालॉग के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। ओके, सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पता है EDC का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो सब कुछ EDC का वट एवर द एप्लीकेशन जो है वो हम जो डिवाइसेस जहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो उनका वर्किंग पढ़ते हैं, उनका एप्लीकेशन जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो रिलेट करके पूछे जाते हैं, EDC और एनालॉग को रिलेट करके पूछा जाता है UPSC के कन्वेंशनल पेपर में। ओके, तो ये वेटेज मैं EDC को लेके चल रहा हूँ। मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं इसमें वेटेज में जो एनालॉग के वाला पार्ट में उसमें कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, तो
उससे एनालॉग का वेटेज बढ़ जाएगा बट ईडीसी का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। ये गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद कोई भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम है, ओके, पब्लिक सेक्टर एग्जाम है, जैसे इसरो की बात कर लूँ तो ओके, अगर इसरो की बात कर लूँगा तो इसरो में भी इसका वेटेज 20 to 30 मार्क्स का रहता है। 20 to 30 मार्क्स, यस, 20 to 30 मार्क्स, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईडीसी से, ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसरो में PSU जो एग्ज़ाम है हमारे पास, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, इसरो जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, बट फॉर द केस ऑफ द माइक्रोवेव, ओके, EMFT, ओके, एंड जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो है उसको बहुत ही प्रैक्टिकल वे से पूछा जाता है। बट ईडीसी और एनालॉग की बात की जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है इसमें। ओके, सो ये हमारे पास दो मेन एग्ज़ाम हैं जो हमारे पास, जो आप हर साल जो पेपर कंडक्ट होता है, और आप इस पेपर को जो भी स्टूडेंट्स है अच्छी जॉब पाने के लिए ये पेपर्स को जरूर देते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिलेबस जो यूनिवर्सल है, ओके, पर्टिकुलर मैंने गेट एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम और बाकी जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है उसके एग्जाम के लिए, सभी के लिए जो सिलेबस है वो हमारे पास पॉसिबल जो चीज़ें हैं वो सभी इसमें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सिलेबस का पार्ट जो स्टार्ट होता है वो एनर्जी बैंड थ्योरी से शुरू होता है, एनर्जी बैंड थ्योरी। सो इट विल स्टार्ट विद द एनर्जी बैंड डायग्राम्स। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम से स्टार्ट होता है। ओके, आफ्टर दैट एनर्जी बैंड डायग्राम से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, मोबिलिटी का कंसेप्ट, और जो रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का, ओके, रिलेशन ऑफ मोबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपसे पूछा जाता है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स है, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Extrinsic semiconductors, you know, there are two parts of the extrinsic semiconductor. One is N type and the second one is P type. एक हमारे पास N टाइप होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, P टाइप होगा। इन दोनों सेमीकंडक्टर जो है, प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बारे में, इनका बैंड डायग्राम, इनका बॉन्डिंग डायग्राम, वो आपको इम्पोर्टेंट है, और कौन सा तरह का इम्प्योरिटी हम यूज़ करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ओके, फिर आता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ओके, जब ये आप पढ़ लेते हो तो हमें पढ़ना होता है इनकी कंडक्टिविटी, देन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर के साथ रिलेशन और इनके सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। ओके, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के जो रिलेशन जो है टेम्परेचर के साथ, एज वेल एज जो उनका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो इससे डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, सो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास कैरियर ट्रांसपोर्ट। ओके, कैरियर ट्रांसपोर्ट हमारे पास एक ड्रिफ्ट मैकेनिज्म से होगा, मीन्स कि जो कैरियर मूव करेंगे, वन इज ड्रिफ्ट मैकेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ओके, जो जनरली हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अंदर करंट होता है वो जनरली इन दो मैकेनिज्म की वजह से होता है। यस, देयर इज अ थर्ड मैकेनिज्म आल्सो, दैट इज रिकॉम्बिनेशन करंट। ओके, बट मेनली जो करंट होगा वो इन दो मैकेनिज्म से होंगे। ओके, ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, डिफ्यूजन मैकेनिज्म। यस, रिकॉम्बिनेशन करंट विल अकर इन द केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म दैट, जिसके बेस पे हमारे पास करंट फ्लो करता है। ओके, कैरियर ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास हमें पढ़ना है मास एक्शन लॉ।
मास एक्शन लॉ, कॉमा लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ओके। एंड आफ्टर दैट हमारे पास फर्मी लेवल्स का कंसेप्ट आता है, ओके। फर्मी लेवल्स का कंसेप्ट आता है। फर्मी लेवल्स के कंसेप्ट में हमारे पास हमें फर्मी लेवल एक स्टैटिस्टिक्स जो है पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है हमारे पास कि किसी एनर्जी स्टेट पे किसी इलेक्ट्रॉन का क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके अकरेंस हो वहाँ पर होने का, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एट एन एनर्जी स्टेट, ओके। किसी एनर्जी स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो फर्मी लेवल से हम फाइंड करते हैं, ओके। फर्मी लेवल्स हमारे पास तीनों ही तरह के फर्मी लेवल्स पढ़ेंगे हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए। एंड आफ्टर दैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है गेट एग्जाम में, दैट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वेशन एंड होल कंसंट्रेशन इक्वेशन, होल कंसंट्रेशन इक्वेशन, ओके। जो कि बेस पे होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड और इन वैलेंस बैंड, ओके। जो इसी के टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ओके। फर्मी लेवल जो है उन्हीं को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वेशन और होल कंसंट्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, ओके। और इसी में हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल के साथ साथ ही हम एक और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जो कि क्या होता है हमारे पास, फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स की किसी एनर्जी स्टेट पे, ओके। तो इसका जो ग्राफ होगा फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी स्टेट ई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीधा सीधा पेपर में पूछा भी जा सकता है, ओके। सो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ जाता है, वो पार्ट जो है वो हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे और पॉइजन इक्वेशन पे, ओके। अब कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइजन इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एएमएफटी, यस, ओके। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड पॉइजन इक्वेशन जो है वो पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, ओके। बट हम ओनली जो वन कंसेप्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, दैट continuity equation is based on the law of conservation of charges, okay। जो continuity equation है वो based है law of conservation of charges पे। इसी लाइन को यूज करके हमारे पास जो है जो एक्सेस कैरियर जनरेशन होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर, जब हम उसके ऊपर लाइट शाइन करेंगे, जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन वाला जो कंसेप्ट होगा उस केस में, वो हम इस इक्वेशन से ड्राइव करते हैं, ओके। सो बट कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपको इसका कंक्लूजन ही हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वही हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का कंक्लूजन जो होगा, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ओके, जो इम्प्लीमेंटेशन है जो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, उसी को हम इम्प्लाई करके यहाँ पर रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन के कंसेप्ट पढ़ेंगे। रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को पढ़ेंगे, रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिस्कस करेंगे, रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर को डिस्कस करेंगे, रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ओके, कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइजन इक्वेशन, ओके। बट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें आपको पढ़ाया जाता है इसको, ओके। इसका जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर ईडीसी में रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ द चार्ज कैरियर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। सो जब रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एक्सेस होल कंसंट्रेशन, जनरेशन रेट, ये सारे कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, ओके। हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एक लाइट शाइन करेंगे,
ओके, लाइट शाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का। ओके, तो यहाँ पर एक्सेस कैरियर जनरेशन, एक्सेस कैरियर जनरेशन एंड देयर इंजेक्शन। देखिए, जनरेशन पढ़ने के बाद इंजेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजेक्शन पढ़ रहे हो तभी आप हमारे पास क्या है, पी एन जंक्शन डायोड को इजीली समझ पाओगे। पी एन जंक्शन डायोड का जो इक्वेशन है उसको अच्छे से, जो करंट का इक्वेशन है वो आप ये जनरेशन एज वेल एज इंजेक्शन से ही समझ पाओगे। ओके, सो एक्सेस कैरियर जनरेशन एंड देयर इंजेक्शन, जनरेशन रेट एंड एक्सेस होल कंसंट्रेशन, वो हम लिख दिया है एक्सेस कैरियर जनरेशन में ही। और लास्ट में हमारे पास जो है इसमें क्या आएगा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ओके, दिस इज अबाउट द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये सब कुछ मिला के हमारे पास फर्स्ट चैप्टर बन जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझना बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को समझ के हम आगे जो डिवाइसेस है, जैसे पी एन जंक्शन डिवाइसेस, बीजेटी, मॉसफेट, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो ये सब कुछ मिला के जो रिकम्बिनेशन एंड जनरेशन वाला कंसेप्ट जो है, और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंक्लूजन से, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन से जो हम रिजल्ट निकालेंगे, ओके, वही रिजल्ट जो है वो पी एन जंक्शन डायोड में हम उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ओके, तो दैट्स वाई दे पार्ट हमारे पास, अगर आप इस पार्ट को पढ़ोगे तभी आप इजीली पी एन जंक्शन डायोड वाला पार्ट समझ पाओगे। ओके, तो उसी से साथ हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, अब डिवाइसेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइसेस हम पढ़ते हैं पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड में हमें इसका 3 केस पढ़ने होते हैं। पी एन जंक्शन डायोड अंडर ओपन बायस कंडीशन, ओपन बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, and the third one is under reverse bias condition, under reverse bias condition। ओके, इन तीनों को यूज़ करके फिर हम फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे डायोड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस एंड जंक्शन कैपेसिटेंस, एंड जंक्शन कैपेसिटेंस। जंक्शन कैपेसिटेंस में 2 तरह के जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस, वन इज डिफ्यूजन कैपेसिटर एंड द सेकंड वन इज डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटर। ओके, एंड देन IV characteristics, IV characteristics, then IV characteristics। ओके, ये हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड का वर्किंग और उसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी को मिला के इसका हमारे पास थ्योरी पोर्शन बन जाएगा। इसके बेस पे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अभी उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वे से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको भी अगर आप करंट का इक्वेशन नहीं ड्राइव कर रहे हो, अगर आप करंट का इक्वेशन को ड्राइव करना नहीं सीख रहे हो इन द पी एन जंक्शन डायोड, ओके, करंट का जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन जो आप पढ़ते हो फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन, IF इक्वल टू IS e की पावर VD बाय नीटा VT -1। अगर इसको आप ड्राइव करना नहीं सीख रहे हो, अगर आप इसको ड्राइव करना नहीं सीख रहे हो तो आप क्वेश्चन जो है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। ओके, बिकॉज वो अभी क्वेश्चन जो है वो फुल इस इक्वेशन से नहीं पूछते हैं, इस इक्वेशन के पार्ट्स से पूछते हैं। इन इक्वेशन में जो यूज़ किए गए पार्ट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। ओके, उसको यूज़ करते हैं। तो डेरिवेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले पर्पज़ पे। ओके, एंड द इन बिटवीन हमें यहाँ पर तीनों ही केस में एनर्जी बैंड डायग्राम में पढ़ना है। एनर्जी बैंड डायग्राम पे भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि हम देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम बनता कैसे है इन तीनों केस में। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम्स जब आप इन तीनों केस में पढ़ लोगे तभी जाके बीजेटी में इजीली आप एनर्जी बैंड डायग्राम बना लोगे,
एनर्जी जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो उसको आप बना लोगे बीजेटी में जाके। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट है अभी वो होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ईडीसी वाले पार्ट में आपने मे बी फील भी किया होगा कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पे अभी वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ईडीसी वाले पार्ट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनालॉग पार्ट, ओके, ईडीसी वाला पार्ट जो है, ओके, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि एमीटर रिजेक्शन एफिशिएंसी के बारे में हो, जो कि ट्रांसफर फैक्टर के बारे में हो, या रिकम्बिनेशन फैक्टर के बारे में हो, ओके, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर। ओके, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ये तीन, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट फैक्टर और हमारे पास रिकम्बिनेशन फैक्टर। दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा है इन क्रिटिकल पॉइंट्स में। वो ज़्यादा फोकस जो है वो मोस पे कर रहे हैं, ई मोसफेट पे कर रहे हैं। ओके, सो बट हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फिर भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मे बी वो नेक्स्ट एग्जाम्स में आने वाला हो, नेक्स्ट एग्जाम में पूछने वाले हो। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के हमारे पास 4 डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिसमें आपको 3 डिफरेंट मोड्स पे ही ध्यान देना है। ओके, 4 मोड के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारे पास कौन कौन से मोड्स है, कट ऑफ मोड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, जो उससे पहले सैचुरेशन मोड लिख देता हूं मैं, सैचुरेशन मोड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, and the third one is inverse active mode. Sorry, fourth one is inverse active mode. ओके, इन मोड्स के जो भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं और इन मोड्स के अंदर जो भी हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको समझेंगे। एक्चुअली हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा थ्रू आउट द बीजेटी डिस्कस करेंगे हम इन 3 मोड्स में। ओके, मेनली हम अगर इस मोड के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेंगे, ओके, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, और साथ में कट ऑफ मोड का समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली आप इन चारों का खुद से बनाना सीख जाओगे। ओके, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यहीं से सीख लेंगे जब हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का केस देखेंगे। ओके, यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कुछ क्लासिकल पॉइंट्स है जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड को हम क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली दोनों यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों ही हम इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन से आराम से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। वंस यू नो दैट, ओके, यहाँ से थोड़ा इजी होगा, फिर हम इसको जाके यहाँ पर तो ओनली 1 जंक्शन है। ओके, तो यहाँ बनाना बहुत इजी होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन। बट इस केस में हमारे पास 2 जंक्शन हो जाएंगे, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तब इजीली बन जाएगा जब हम अच्छे से पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ लेंगे। ओके, सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इन तीनों ही केसेस में हमें जो है एनर्जी बैंड डायग्राम भी पढ़ना है, साथ में एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, आफ्टर दैट हमें वर्किंग देखना है, और वर्किंग जो है वो हम देखिए, जो वर्किंग जो है वो मेनली जब हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं ना, उसी में समझ आ जाता है। ओके, उसी में समझ आ जाता है। ओके, एक्चुअली वर्किंग पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। ओके, बट वर्किंग जो है वो हमारे पास मेनली हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वर्किंग ऑफ द फॉरवर्ड एक्टिव मोड। उसी के अंदर फॉरवर्ड एक्टिव मोड के वर्किंग के अंदर ही हमारे पास ये 3 क्रिटिकल कंसेप्ट आएंगे हमारे पास, जो कि कौन कौन से होंगे हमारे पास, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर एंड रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। दीज 3 critical points are very important to
to form a very good bipolar junction transistor. Okay, to form a bipolar junction transistor. Okay, so यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आफ्टर दैट हमारे पास हम करंट की इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, करंट इक्वेशंस, कलेक्टर करंट इक्वेशन, बेस करंट इक्वेशन, अमीटर करंट इक्वेशन. ओके, अभी बिल्कुल वैसा नहीं है कि मैं ऐसा लिख के छोड़ दूंगा कि आई सी इक्वल टू है बीटा आई बी 1 प्लस बीटा आई सी ओ. अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ये इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, देन नो, ये इक्वेशन जो है वो अभी हमारे पास सिर्फ यूज होती है एनालॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने पे. बट हमारे पास जब हम एडीसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट की इक्वेशंस के लिए, तब हम डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट की इक्वेशंस की बात करेंगे. वो इक्वेशन जो है वो हम एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से ड्राइव करेंगे, एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव करेंगे. तो वहां से हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा. बट हमें पहले इंटरनल इक्वेशन से स्टार्ट करना है. ओके, सो करंट इक्वेशंस. आफ्टर दैट हमारे पास अर्ली इफेक्ट होगा, जिसको हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं. और अर्ली इफेक्ट के क्या हमारे पास इफेक्ट्स रहेंगे, इसके वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो हम बाद में बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करेंगे. बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करेंगे, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन. ओके, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ से बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास बीजेटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा जो ईडीसी वाला है. ओके, इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा बीजेटी के बाइसिंग और उसका एम्पलीफायर्स वाले हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, वो सब कुछ जो है वो किसका पार्ट होगा, एनालॉग का पार्ट होगा, जो कि इसका एप्लीकेशन है. ओके, जो इसके एप्लीकेशन है. ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉसफेट की बात करेंगे, मॉसफेट की बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, मॉसफेट की बात करेंगे. मॉसफेट. ओके, बिकॉज अब एफईटी अगर स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे. एफईटी का बेसिक जो है वो पहले बताऊंगा आपको. आफ्टर दैट जो है आपको जो है जीएफईटी का बेसिक बताया जाएगा. ओके, बिकॉज अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो गेट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. गेट एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो सीधा ही मॉस कैपेसिटर से एंड मॉस कैपेसिटर ई मॉसफेट वर्किंग एंड एज वेल एज जो हमारे पास डिफरेंट वेज है ई मॉसफेट को वर्क कराने का, डिफरेंट जो वेज होता है ई मॉसफेट को वर्क कराने का. और इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स हम देखेंगे, जैसे डिफरेंट मोड में हम वर्क कराते हैं हमारे पास उसके अंदर जो एनर्जी बैंड डायग्राम्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे. इसके अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम्स. ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम. मॉस कैपेसिटर जितने भी मोड्स में हमारे पास काम करता है, डिप्लीशन मोड. ओके, डिप्लीशन मोड है हमारे पास. आफ्टर दैट हमारे पास थ्रेशोल्ड मोड है. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट मोड्स में इसको हम काम कराएंगे. ओके, सो थ्रेशोल्ड मोड है और थ्रेशोल्ड मोड में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो उस केस में आता है जब हम VGS का वैल्यू VT से लार्ज रखते हैं. ओके, ये थ्रेशोल्ड मोड हमारे पास कब होगा, जब VGS का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किससे इक्वल होगा, VT से होगा. ओके, तो ये सारे मोड्स जो है वो हम मॉस कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे. एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो सभी मोड्स के अंदर जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. आफ्टर दैट जो इक्वेशंस आएंगी, करंट इक्वेशंस आएगी, करंट इक्वेशंस बेस्ड ऑन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बनेंगे. वन इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स and the second one is ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बेस पे जो इक्वेशंस बनेगी, ओके, उसको हम आपको पढ़ाएंगे. ओके, तो ये मॉसफेट के बारे में होगा. ओके, मॉसफेट के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज है, ओके,
अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ऑक्साइड कैपेसिटेंस इसका, गेट टू सोर्स ओवरलैप कैपेसिटर, जो भी है हमारे पास, जो भी यहाँ पर पार्ट्स बनते हैं वो सभी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर और वोल्टेज का जो रिलेशन होगा, ओके, उसको भी CV डायग्राम जिसको बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जो भी इसमें बीच में पॉइंट्स आएंगे वो सभी डिस्कस होंगे। ओके, यहाँ पर आके ही आपको मेटल वर्क फंक्शन, ओके, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड थ्रेशोल्ड इक्वेशन के डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन तो देखिए, आई विल नॉट फोकस ऑन द डेरिवेशन जस्ट, बट रिजल्ट जो है थ्रेशोल्ड इक्वेशन का जो होगा उसको हम देखेंगे। फ्लैट बैंड वोल्टेज, ओके, फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है उसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन का, उसके ऊपर जो भी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा। ओके, सो ये हमारे पास पार्ट आ गया मॉसफेट का। आफ्टर दैट लास्ट में नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है, स्पेशल डायोड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल डायोड जो है, अब देखिए इसमें जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेशल डायोड से क्वेश्चन आएंगे वो मेनली हमारे पास पूछे जाते हैं जीनो डायोड से। ओके, जीनो डायोड से पूछे जाते हैं हमारे पास, और सोलर सेल पे पूछा जाता है क्वेश्चन, सोलर सेल पे। एंड नेक्स्ट वन इज फोटो डायोड, अवलांच फोटो डायोड, एवलांच फोटो डायोड इसी के अंदर आ जाएगा। LED, लाइट एमिटिंग डायोड, शॉटकी डायोड, एंड देयर इज अदर डायोड्स ऑल्सो, जो मेनली जो हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे गेट में जो है वो मेनली इन डायोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बट और भी स्पेशल डायोड्स है, जिसमें से हमारे पास क्या आएगा, वैरेक्टर डायोड। ओके, वैरेक्टर डायोड इज नॉट मेंशन इन द एग्जाम syllabus for the gate exam, okay, but they can ask the question। okay, वैरेक्टर डायोड पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमारे पास टनल डायोड, ये हमारे पास कुछ डायोड्स है। पॉइंट कंटैक्ट डायोड, जिसके बेस पे हमारे पास बाकी एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे डायोड्स जो है उसको मिला के हमारे पास ओवरऑल सिलेबस बन जाता है। ओके, ये सभी डायोड्स को मिला के हमारे पास ओवरऑल सिलेबस बन जाता है। इसमें से पिन डायोड, कुछ ऐसी डायोड है जिनके सिर्फ एप्लीकेशन से पूछा जाता है, पूछे जाते हैं, जैसे कि पिन डायोड है। ओके, ये हमारे पास जैसे इनके भी सिर्फ एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। जो PSU एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, उसमें हमारे पास इनके सभी के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, इनके प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। ओके, और साथ में जो मैं मेनली अगर फोकस करूँ तो गेट में हमारे पास ये और ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हर साल सोलर सेल से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर एक अल्टरनेटिव ईयर में हमारे पास सोलर सेल से एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो हम इन सभी डायोड्स को डिस्कस करेंगे, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लास्ट में जो हमारे पास बचता है EDC में, जैसे मिनट, जो लास्ट में बचता है वो IC फैब्रिकेशन के बारे में बचता है। किसके बारे में? IC फैब्रिकेशन के बारे में। IC फैब्रिकेशन के बारे में लास्ट में बचेगा। IC फैब्रिकेशन इज नथिंग बट प्रोसेस जिससे हम IC बनाते हैं। तो IC फैब्रिकेशन प्रोसेसेस जो है वो हमें पढ़ना है इसमें। ओके, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस आएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस आएगा, फोटोलिथोग्राफी आएगी। ओके, एंड CMOS का फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा। ये हमारे पास है ट्विन टब CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा। तो जो मैं लिख देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें IC फैब्रिकेशन में, वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ओके, देन डिफ्यूजन, ये सब प्रोसेस है बनाने का, आयन IC बनाने का। ओके, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ओके, ये कुछ प्रोसेस है जो हमारे पास IC बनाने के काम आता है। और CMOS का फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो स्पेशली यहाँ पर लिख रखा है गेट के सिलेबस में। ये कुछ IC फैब्रिकेशन में हमने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। और ये सबसे लास्ट में इसको बहुत ही ब्रीफ वे में डिस्कस करना है। ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है पूरा। ओके, ये एक टॉपिक नहीं होता। IC फैब्रिकेशन इज ए सब्जेक्ट इन द VLSI। ओके, तो VLSI में ये एक सब्जेक्ट होता है पूरा। तो आपको
इनकी डिटेल स्टडीज़ में नहीं जाना है, हमें ब्रीफली पढ़ना है, ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इस वाले टॉपिक को। आईसी फैब्रिकेशन वाले टॉपिक में बहुत ही आसान से क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही कम चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। ओके, अब जो बुक जो हमें फॉलो करना है, इसके लिए जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, देखिए वो है हमारे पास डोनाल्ड नीमन का, डोनाल्ड नीमन का बुक फॉलो करता हूँ मैं। ओके, अपनी पूरी स्टडी में डोनाल्ड नीमन ही यूज़ करूँगा मैं। इसका टाइटल जो है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस। ओके, एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस। इसके मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इंजीनियर सर्विसेज के जब कन्वेंशनल पेपर का स्टडी करोगे तो गेट एग्ज़ाम के लिए और इंजीनियर सर्विसेज के कन्वेंशनल एग्ज़ाम के लिए आपको इस बुक के क्वेश्चन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल भी लगा लोगे तो आपका एक बेनिफिट रहेगा रादर देन उन स्टूडेंट से जो इस बुक को नहीं पढ़ेगा। डोनाल्ड नीमन का हमारा वो का सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, इसी को फॉलो करते हैं, इसी से पेपर जो है सेट होता है, बिकॉज इसी को सिलेबस, इससे ही बहुत बार ऐसा हुआ कि यहाँ से ही क्वेश्चन जो है उस टाइप का, ऐसा क्वेश्चन कभी गेट में ऐसा नहीं होता कि सेम क्वेश्चन जो है जो बुक में वो आ जाएगा, उसी टाइप से हमें कि उसी टाइप का, उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन जो है गेट में आते हैं इस बुक से, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। लास्ट में मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई नेम इज़ सौरभ महाजन एंड आई हैव बिन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर। ओके, एंड मैंने 2 बार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है 2015 एंड 2016 में। ओके, और ईडीसी जो है और एनालॉग जो है दोनों ही मेरे मेन सब्जेक्ट है जो मैं गेट में पढ़ाता हूँ और दोनों को मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। तो अभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है फॉर द एग्ज़ाम। ओके, बाकी मैं कुछ वीडियो और अपलोड करूँगा फॉर द डेमो पर्पस, सो दैट आप हमारे कोर्स को खरीदने से पहले एक बार ये डेमोस को एक बार ज़रूर देखिए। थैंक यू।